एक समय की बात है, एक नगर का राजा बीमार हो गया। राजवैद्य को बुलाया गया। वैद्य जी ने चेक किया और फिर कुछ औषधियाँ वगैरह दी और कहा कि राजा साहब को रोजाना बकरी का दूध पिलाया जाए। फिर क्या था, राजमहल के एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई कि गांव से किसी चरवाहे से बकरी का दूध लेकर आया करेगा। महल का कर्मचारी फूल सिंह एक गांव में चरवाहे के पास गया और बोला, भाई मैं राजमहल से आया हूँ और राजा का नौकर हूँ। यह सुनकर चरवाहे ने राजा के नौकर को बड़े सत्कार से चारपाई पर बैठाया और कहा, बताइए सरकार, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? भाई नगर के महाराज बीमार हैं और उनको बकरी का दूध पिलाना है। अगर तुम्हारे पास बकरी का दूध हो तो दे दीजिए, जितने पैसे चाहे वो ले लीजिए। नहीं नहीं सरकार, भला इतने से दूध के लिए आपसे मैं पैसे लेता हुआ अच्छा लगूंगा। लाइए आप अपना बर्तन दीजिए, मैं उसमें दूध भर कर दे देता हूँ। आपको जितना चाहिए उतना ले जाइएगा। भाई एक दिन की बात नहीं है, रोज रोज ले जाना होगा दूध। पता नहीं राजा साहब को कितने दिन दूध पीना होगा अभी। कोई बात नहीं सरकार, आपको जितने दिन चाहिए उतने दिन ले जाइएगा। मेरे पास बहुत बकरियां हैं। और फिर चरवाहे ने बर्तन भरकर फूल सिंह को दे दिया। फूल सिंह ने दूध लाकर राजमहल में दे दिया और रानी को बताया कि चरवाहा दूध का कोई पैसा नहीं लेना चाहता, वह राजा साहब के लिए मुफ्त में दूध देना चाहता है। इस पर रानी साहिबा ने कहा, कोई बात नहीं फूल सिंह, यह तो उस चरवाहे का बड़प्पन है, परंतु तुम जब दूध लेने जाओ तब चरवाहे के घर कुछ ना कुछ सामान दे आया करो, जैसे दाल चावल गेहूं आदि। ठीक है महारानी साहिबा, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर फूल सिंह रोजाना चरवाहे के घर कुछ न कुछ ले जाता और चरवाहे की पत्नी उसे खुशी खुशी रख भी लेती। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन जब फूल सिंह कुछ सामान लेकर चरवाहे के घर दूध लेने आया तो गांव के मुखिया की पत्नी ने देख लिया। अगले दिन भी देख लिया। फिर क्या था, मुखिया की पत्नी चरवाहे के घर पहुंच गई और चरवाहे की पत्नी से बातों ही बातों में बोली, अरे बंतो, यह बता भला ये रोज रोज कौन आता है तुम्हारे यहाँ? बड़े बड़े सामान के थैले उठाकर रोज ही कोई आता है, कौन है वो? अरे बड़ी बा, यह तो राजमहल का कर्मचारी है फूल सिंह। राजा साहब बीमार हैं, इसलिए उनके लिए बकरी का दूध लेने आता है रोजाना। अच्छा, तो अब समझी। मैंने सोचा पता नहीं कौन आता है। ठीक है बंतो, मैं चली। और फिर घर जाकर मुखिया की पत्नी ने मुखिया को पास बुलाकर सारी बात बताई। अजी सुनते हो, आपको पता है आपके होते हुए राजमहल के कर्मचारी सीधे उस चरवाहे के घर जाने लगे हैं। आप तो नाम के ही मुखिया रह गए हो। उस चरवाहे के संबंध सीधे राजमहल से हो गए हैं। राजमहल का कर्मचारी फूल सिंह रोज उस चरवाहे के पास से बकरी का दूध लेकर जाता है राजा साहब के लिए, और बदले में रोज कितना कितना सामान देकर जाता है। अच्छा, तो यह बात है। कल देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ। और फिर अगले दिन जब फूल सिंह दूध लेने आने वाला था तो मुखिया पहले ही गांव के बाहर ही उस रास्ते पर पहुंच गया और फूल सिंह को वही रास्ते में ही रोक लिया और उससे कहने लगा, आइए जी आइए, मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मैंने सोचा राजमहल के लोग हमारे गांव में आए और हमें पता ही न चले, ऐसा कैसे हो सकता है। चलिए चलिए, पहले हमारे घर चलते हैं, आपका खान पान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो चरवाहे के घर से राजा साहब के लिए बकरी का दूध लेने आता हूँ और इसलिए जल्दी दूध लेकर चला जाता हूँ। परंतु आज नहीं, आज तो आप हमारे घर होकर ही जाएंगे। अरे राजा साहब क्या कहेंगे कि गांव के मुखिया ने उनके आदमी का आदर सत्कार ही नहीं किया, और फिर आप चरवाहे के यहाँ से दूध लेकर जाते हो। अरे उसकी बकरियां ना जाने जंगल में क्या कुछ गंद खाती रहती हैं और फिर वैसा ही दूध देती हैं, और वो दूध आप ले जाकर राजा साहब को पिला देते हैं। आज से आप दूध भी हमारे ही घर से ले जाइएगा। ठीक है मुखिया जी, मैं वादा करता हूँ। आज तो अब मैं चरवाहे के घर से ही दूध ले जाता हूँ और कल से मैं आपके घर से ही दूध ले जाया करूँगा। कल मैं आपके घर जरूर आऊँगा। और फिर फूल सिंह चरवाहे के यहाँ चला गया और मुखिया अपने घर चला गया। अगले दिन जब फूल सिंह के आने का समय हुआ तो मुखिया ने किसी न किसी बहाने से गांव के कई बड़े आदमी अपने घर पर बुलाकर बिठा लिए, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए, कि गांव के लोगों को यह दिख सके कि देखो मेरे घर पर राजमहल से आदमी आते हैं। और फिर जब फूल सिंह आया तो मुखिया ने उसकी खूब आवभगत की, खाना खिलाया। और फिर जब मुखिया को याद आया कि राजा के लिए बकरी का दूध भी देना है फूल सिंह को,
तो मुखिया ने अंदर जाकर चुपके से अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान सुनो, अब फूल सिंह को बकरी का दूध कहाँ से देंगे? हमारे पास तो बकरी है ही नहीं, बकरी तो चरवाहे के पास है। और मैंने तो फूल सिंह को कह दिया था कि दूध हमसे ही लेकर जाना। अजी क्या है, अजी क्या ही फर्क पड़ता है, राजा को क्या ही पता चलेगा कि दूध किसका है। ना ही इस फूल सिंह को कोई पता चलने वाला है। चुपके से गाय का दूध ही डाल कर दे देते हैं, और फिर अगर कुछ ना पता चला तो रोज गाय का दूध ही दे दिया करेंगे, ठीक है ना। फिर मुखिया ने एक बर्तन में दूध डालकर फूल सिंह को दे दिया। फिर रोजाना जब जब फूल सिंह के आने का समय होता, मुखिया गांव के 2-4 आदमियों को अपने घर बुलाकर बिठा ही लेता और फिर दूध देकर फूल सिंह को विदा कर देता। कई दिन इसी तरह चलता रहा। फूल सिंह मुखिया के यहाँ से दूध ले जाता रहा। उधर राजा साहब की बीमारी थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर एक दिन राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने राजा की नबज देखी और फिर रानी से कहा, रानी साहिबा, आप बकरी का दूध तो दे रही हैं ना महाराज को? हाँ हाँ वैद्य जी, राजा साहब को रोज बकरी का दूध ही दिया जाता है। और फिर रानी ने अंदर आवाज देकर दूध मंगवाया और वह दूध राजवैद्य को दे दिया। यह देखिए वैद्य जी, यह दूध दिया जाता है राजा साहब को रोजाना। वैद्य जी ने वह दूध पकड़ा और 2 घूंट लेने के बाद बोले, यह क्या महारानी, यह तो बकरी का दूध है ही नहीं, यह तो गाय का दूध है। तब रानी ने आवाज देकर बाहर से तुरंत फूल सिंह को बुलाकर लाने को कहा। थोड़ी देर में फूल सिंह अंदर आया। उसने राजा और रानी को झुककर प्रणाम किया और पूछा, जी रानी साहिबा, आपने बुलाया मुझे? फूल सिंह, यह क्या, तुम चरवाहे से किस चीज का दूध लेकर आते हो? वैद्य जी कह रहे हैं कि यह तो बकरी का दूध ही नहीं है, यह तो गाय का दूध है। नहीं नहीं रानी साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बताता हूँ आपको सारी बात। और फिर फूल सिंह ने गांव के मुखिया वाली सारी घटना राजा और रानी को बताई। यह सुनकर राजा और रानी को सारी बात समझ में आ गई और उन्होंने कहा, नहीं फूल सिंह, अब से तुम फिर चरवाहे के घर से ही दूध लाया करोगे। उस मुखिया को तो मैं बाद में देखूंगा। फूल सिंह हाँ में सिर हिलाकर बाहर चला गया और फिर दोबारा चरवाहे के यहाँ से ही दूध लाने लगा। उसने मुखिया को कह दिया कि नहीं, राजा साहब ने कहा है कि दूध चरवाहे के यहाँ से ही लाया जाएगा। फिर कुछ ही दिनों में राजा साहब धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। एक दिन राजा साहब ने दरबार लगाया और कहा कि कल के दरबार में चरवाहे और मुखिया दोनों को बुलाया जाए। अगले दिन फिर राजा का दरबार लगा। दरबार में चरवाहे और मुखिया दोनों को दरबार में बुलाया गया और फिर राजा ने चरवाहे को आगे बुलाकर कहा, भाई तुम्हारी बकरी का दूध तो बहुत बढ़िया था, हम कुछ दिन में ही तुम्हारी बकरी का दूध पीकर स्वस्थ हो गए। हम बहुत खुश हैं तुम पर, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। और फिर चरवाहे ने हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और कहा, नहीं नहीं महाराज, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि इस गांव के पास कोई भी जंगल नहीं है। मुझे अपनी बकरियां चरवाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। ठीक है, तुम बैठो, हम कुछ करते हैं। और फिर राजा ने गांव के मुखिया को आगे बुलाया और कहा, हाँ तो तुम हो गांव के मुखिया, परंतु तुमने मुखिया वाला तो कोई काम नहीं किया। तुमने हमें गाय का दूध क्यों दिया, हमें धोखे में क्यों रखा? महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं, तुमने माफी वाला कोई काम नहीं किया। तुमने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, और इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। और फिर राजा ने मंत्री की तरफ देखा और कहा, मंत्री जी, इस मुखिया को पकड़ के कारागार में डाल दो और इसकी सारी जमीन छीन करके इस चरवाहे को दे दो ताकि ये अपनी बकरियां वहां चरा सके। और आज के बाद गांव का मुखिया भी इस चरवाहे को ही नियुक्त कर दो। इस प्रकार राजा ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और न्याय किया। धोखेबाज को उसकी सजा मिलनी चाहिए और अच्छे इंसान को हमेशा अच्छी जगह मिलनी चाहिए।